तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी के अंदर चलते हैं जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है रामपुर की उस बदनाम भूतिया हवेली की और उसके उस शापित चक्र की जो कभी खत्म ही नहीं होता। हम मिलकर देखेंगे कि कैसे सच को ढूंढने का एक सफर एक भयानक हकीकत में बदल गया। ये बातें कही थी अक्षय ने, जो एक जाना माना यूट्यूबर था और उसका काम ही था भूतों का पर्दाफाश करना। और अपने 100वें एपिसोड के लिए उसने चुना देश की सबसे कुख्यात जगहों में से एक को। उसका कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि 7वें आसमान पर था और मिशन एकदम क्लियर था, ये साबित करना कि डर असल में हमारे दिमाग का ही एक खेल है। और बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाता है। आखिर होता क्या है जब कोई ऐसा इंसान जो इन बातों पर यकीन नहीं करता, उसका सामना एक ऐसी हकीकत से हो जाए जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। अक्षय की आखिरी पड़ताल उसके विश्वास और उसकी जिंदगी दोनों का इम्तिहान लेने वाली थी। तो कहानी के हीरो हैं अक्षय, जो अपनी पार्टनर मल्लिका के साथ रामपुर भूत हवेली की सच्चाई दुनिया के सामने लाने निकले थे। और ये कोई ऐसी वैसी भूता जगह नहीं थी, नहीं, ये एक तांत्रिक कातिल का पुराना घर था, एक ऐसी जगह जिसकी कहानियां खून से लिखी गई थी। तो इस हवेली का जो इतिहास है ना, वो सच में डरावना है। करीब 20 साल पहले यहाँ राजप्रकाश नाम का एक तांत्रिक रहता था और फिर एक दिन पुलिस को वहां से 1-2 नहीं, पूरी 15 लाशें मिलीं। सोचिए जरा, बुरी तरह टॉर्चर की हुई लाशें। और कातिल, वो तो कभी हाथ ही नहीं आया। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि रात में चीखें सुनाई देती हैं और दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। बस इसी पहेली को अक्षय सुलझाने आया था। अब उनका सफर शुरू होता है, एक बिल्कुल सुनसान बस स्टॉप से। यही उनकी मुलाकात होती है एक ऑटो ड्राइवर चिंटू से, और यहीं से खतरे की पहली घंटी बजती है। पर अक्षय उसे अनसुना कर देता है। हवेली का नाम सुनते ही चिंटू के मुंह से ये पहले शब्द निकले थे, एकदम सीधी और साफ चेतावनी। लेकिन अक्षय के लिए ये सब बस गांव वालों के अंधविश्वास थे, बल्कि उसे तो लगा कि ये उसके वीडियो के लिए और अच्छा कंटेंट है। चिंटू की बातें ना बहुत गोलमोल थीं, जिससे माहौल और डरावना हो रहा था। जब मल्लिका ने उससे पूछा कि जो लोग पहले गए थे उनका क्या हुआ, तो उसने बस इतना कहा, हवेली में ही रह गए। उसने ये भी बताया कि वो पहले भी कई टूरिस्ट्स और वीडियो बनाने वालों को वहां ले जा चुका है, पर उनमें से कोई भी कभी लौटा नहीं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, जिसे उस पल सिर्फ एक कहानी समझकर टाल दिया गया। और ठीक तभी चिंटू का असली चेहरा सामने आता है। उसने अपनी सीट के नीचे से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसमें क्या था? पिछली सवारियों से लूटा हुआ कीमती सामान, गहने वगैरह। और वो कहता है, हर शिकार का अपना इनाम होता है। मतलब ये कोई मामूली ड्राइवर नहीं था, ये तो एक शिकारी था जो उस हवेली के लिए नए नए शिकार ढूंढ रहा था। जैसे ही अक्षय और मल्लिका ने हवेली के अंदर पहला कदम रखा, बड़ा सा दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन कट चुका था। अब वो वहां अकेले थे, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था। अंदर का मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सड़न और खून की अजीब सी बदबू, टूटा फूटा फर्नीचर। और तभी उन्होंने उसे देखा, एक औरत जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। वो गलियारे के आखिर में खड़ी थी। ये उनका पहला ऐसा अनुभव था जिसने अक्षय के यकीन की जड़ें हिलाकर रख दी। तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। ये उस तांत्रिक राजप्रकाश की डायरी थी और उसमें लिखा था, हवेली का वो घिनौना सच। ये हवेली सिर्फ भुताहा नहीं थी, इसे एक जाल की तरह बनाया गया था। राजप्रकाश का ये मानना था कि यहाँ जो भी मरेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी, और हर कैद हुई आत्मा उसे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। मतलब ये सब कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग थी। पहला कदम हवेली को रूहों का जाल बनाना, दूसरा चिंटू जैसे लोगों के जरिए शिकार को फंसाकर यहाँ लाना, तीसरा उन आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेना, और चौथा उन्हीं आत्माओं की शक्ति से खुद को और ताकतवर बनाना। एक परफेक्ट शैतानी सिस्टम। और यही कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। उस डायरी से पता चलता है कि चिंटू उस तांत्रिक का सबसे भरोसेमंद शिकारी है। और वो जली हुई औरत, वो कोई और नहीं बल्कि चिंटू की अपनी बेटी रश्मि थी, इस हवेली की सबसे पहली शिकार। जब लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची,
तभी हवेली का पुराना चौकीदार कहीं से सामने आ जाता है। उन्हें बताता है कि यहाँ से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बहुत बड़ा पुराना आईना जो उस तांत्रिक की सारी शक्तियों का सोर्स है। सारी आत्माएं उसी में कैद हैं और उसे तोड़ना ही आजादी का एकमात्र रास्ता है। अब अक्षय उस आईने को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, हवेली अपनी पूरी ताकत से पलटवार करती है। ये लड़ाई अब किसी इंसान और भूत के बीच नहीं थी, बल्कि एक जिंदा इंसान और एक पूरी शापित इमारत के बीच थी। जैसे ही अक्षय कुल्हाड़ी उठाता है, दीवारों से खून रिसना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद रो रही हो और अपना बचाव कर रही हो। और तभी फर्श की दरारों से सूखे हड्डी जैसे हाथ निकलकर उनके पैर पकड़ने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें नीचे खींचने के लिए। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि आईने के अंदर से फंसी हुई आत्माएं चीख रही थीं, लेकिन वो मदद के लिए नहीं, बल्कि आईने को नौ तोड़ने की भीख मांग रही थीं। रश्मि की आत्मा सबसे आगे थी, जो उन्हें रुकने का इशारा कर रही थीं। शायद वो उस कैद के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें आज़ादी से ही डर लगने लगा था। अक्षय उनकी एक नहीं सुनता और आईने पर जोर से वार कर देता है। उसमें एक दरार पड़ जाती है और उसी दरार से एक भयानक हाथ बाहर निकलता है और अक्षय की कलाई को जकड़ लेता है। वो हाथ उसे आईने के अंदर खींचने लगता है। जब अक्षय को समझ आ गया कि वो अब नहीं बच सकता, तो उसने अपने आखिरी पलों में मल्लिका से कहा कि वो अपनी जान बचाए। उसने अपनी गलती मानी कि वो उसे इस मुसीबत में लेकर आया, और फिर एक आखिरी झटके के साथ वो पूरी तरह से आईने के अंदर समा गया, हमेशा के लिए बाकी आत्माओं के साथ कैद होने के लिए। अक्षय के बलिदान से मल्लिका को भागने का मौका तो मिल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। हवेली का वो शापित चक्र अब भी चल रहा था, और अब उसके पास कैद करने के लिए एक और आत्मा थी। पुलिस ने मल्लिका की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। भूतों की कहानी, एक शापित आईना और एक आदमी का आईने में खींच लिए जाना, ये सब सुनने में नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कैमरे की आखिरी फुटेज ने सब कुछ बदल दिया। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे आईने में अक्षय का अक्स अपने आप हिलता है और असली अक्षय को अंदर खींच लेता है। जो नामुमकिन था वो सच साबित हो चुका था। लेकिन इस कहानी का अंत इंसाफ से नहीं होता। आखिरी सीन में चिंटू वापस उसी बस स्टैंड पर है। एक नया शिकार, एक नौजवान ट्रैवल ब्लॉगर उसी हवेली में जाने के लिए उसका ऑटो बुक करता है, और चिंटू कुछ पल सोचने के बाद उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। चक्र एक बार फिर से शुरू हो चुका था। और जैसे ही ऑटो उस अंधेरी हवेली की तरफ बढ़ता है, चिंटू बस धीरे से फुसफुसाता है, माफ करना बेटा, मेरी बेटी वो अभी भी वहीं है। और जानते हैं, यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है, इस पूरे चक्र का असली इंजन। ये सिर्फ एक भूत बंगले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे लाचार बाप की कहानी है जो अपनी बेटी को बचाने की एक झूठी उम्मीद में फंसा है, और इसी उम्मीद के चलते वो उसी राक्षस को और शिकार दे रहा है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई चक्र कभी टूट भी सकता है?